हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 युवाओं के विकासात्मक पहलू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, युवा अवधारणा एवं पहचान, और अब हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो आपका एग्जाम 26 को है और इसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं और एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको कम से कम 400 शब्दों में लिखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम युवाओं के विकासात्मक पहलुओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसका है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं और 6 चरणों के सार्वभौमिक मानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत से ही लिया गया है और इसी के सिद्धांत पे बेसिकली निर्भर करता है। और कोलबर्ग का मानना था कि हमारा जो पहचान होता है वो समाज द्वारा निर्मित होता है, या फिर जो हमारा नैतिकता का विकास होता है वो सब समाज द्वारा निर्मित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जन्मजात ही हमारा सब कुछ ये होता है कि जन्म से ही हम सब सीख के आते हैं या फिर हमारा विकास हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, हमें ये सब समाज सिखाता है। तो कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया एवं 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग होती है। कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कोलबर्ग ने अपने इस नैतिकता को जो प्रमाणित किया है, उसमें इन्होंने कहानी, एक कथा का माध्यम लिया है, जिसके सहारे उन्होंने इसे नैतिकता विकास को समझाने का प्रयास किया है। तो जान लेते हैं कि वो कौन सा उदाहरण इन्होंने लिया है। कोलबर्ग की एक कथा, जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु तथा एक लघु कथा है, और वह इस प्रकार है। यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हेंज था। इसमें यही बताया है कि यूरोप की एक महिला थी जो कि बहुत बीमार थी और उसके पति का नाम हेंज था। उसकी पत्नी को रेडियम नाम का एक दवाई की जरूरत थी, जिसके नामौजूदगी में उसकी जान भी जा सकती थी। मतलब उसे जिंदा रहने के लिए रेडियम बहुत ही जरूरी है। तो उसके वो जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे, केमिस्ट के पास कि मुझे ये रेडियम दवाई चाहिए। तो लेकिन वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि वो दवाई डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि पैसे लेके आओ। फिर जो हेंज होता है वो जाता है, फिर पैसे किसी तरह इकट्ठे करते हैं, तो फिर भी वो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है। उसने आधा पैसा ही इकट्ठा वो कर पाता है। तो फिर वो जाता है और बोलता है केमिस्ट से कि मैं आधा पैसा आप अभी ले लीजिए और बाद में आधा मैं दे दूंगा। लेकिन वो मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दवाई को बनाने में लगा दिया हूँ, तो मैं कैसे आधे पैसे पे तुम्हें दे दूँ। फिर वो जो हेंज होता है वो एक कठिन परिस्थिति में आ जाता है कि वो आखिर करे क्या। तो वो फिर चोरी कर लेता है। तो अब हमें ये प्रश्न उठता है, क्या उसने चोरी किया? मतलब वो जानता था कि वो चोरी करेगा तो उसको जेल होगा, और ये भी वो जानता था कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो फिर उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तो कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों को निर्माण किया है, जिसमें उसके 2 भागों में प्रभावित किया है, जो इस प्रकार है। नैतिक दुविधा। कोलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। यही है कि नैतिक दुविधा, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हेंज अगर चोरी करेगा फिर उसे जेल होगी, और चोरी नहीं करेगा फिर उसकी पत्नी मर भी सकती है। फिर है एक नैतिक तर्कन, 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, और जैसे कि हेंज ने जो नैतिक तर्कन में यही बताया है कि हेंज ने क्या चुनना पसंद किया, यही कि वो चोरी करेगा लेकिन वो अपनी पत्नी का जान बचाएगा। तो यही है। फिर कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत की विशेषता है। तो इसमें जो 6 विशेषता है, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें यही बताया गया है, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था के समय संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में परिचर्चा। तो इसमें वही है कि किशोरावस्था के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं, जिसमें से है पहला शारीरिक छवि, फिर है समक्षी संबंध कि हम कैसे अपनी उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाते हैं। फिर है अभिभावक बाल संबंध कि अभिभावक और बाल के साथ संबंध को बताया गया है। और बस यही है, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा हो जाएगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ, और ये हेंज वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर मैं और आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में।
आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जो कि फ्री है, आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। थैंक यू। जा रहे हैं चैप्टर 2, युवाओं के विकासात्मक पहलू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, युवा अवधारणा एवं पहचान, और अब हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो आपका एग्ज़ाम 26 को है, और इसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं, और एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको कम से कम 400 शब्दों में लिखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम युवाओं के विकासात्मक पहलू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसका है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं और 6 चरणों के सार्वभौमिक मानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत से ही लिया गया है, और इसी के सिद्धांत पे बेसिकली निर्भर करता है। और कोलबर्ग का मानना था कि हमारा जो पहचान होता है वो समाज द्वारा निर्मित होता है, या फिर जो हमारा नैतिकता का विकास होता है वो सब समाज द्वारा निर्मित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जन्मजात ही हमारा सब कुछ ये होता है कि जन्म से ही हम सब सीख के आते हैं या फिर हमारा विकास हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। हमें ये सब समाज सिखाता है। तो कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया एवं 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग होती है। कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कोलबर्ग ने अपने इस नैतिकता को जो प्रमाणित किया है, उसमें इन्होंने कहानी, एक कथा का माध्यम लिया है, जिसके सहारे उन्होंने इससे नैतिकता विकास को समझाने का प्रयास किया है। तो जान लेते हैं कि वो कौन सा उदाहरण इन्होंने लिया है। कोलबर्ग की एक कथा, जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु तथा एक लघु कथा है, और वह इस प्रकार है। यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हेंज था। इसमें यही बताया है कि यूरोप की एक महिला थी जो कि बहुत बीमार थी, और उसके पति का नाम हेंज था। उसकी पत्नी को रेडियम नाम का एक दवाई की ज़रूरत थी, जिसके नामौजूदगी में उसकी जान भी जा सकती थी। मतलब उसे जिंदा रहने के लिए रेडियम बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जाता है डॉक्टर के पास कि केमिस्ट के पास कि मुझे ये रेडियम दवाई चाहिए। तो लेकिन वो बहुत महंगा होता है, चूँकि वो दवाई डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि पैसे लेके आओ। फिर जो हेंज होता है वो जाता है, फिर पैसे किसी तरह इकट्ठे करते हैं, तो फिर भी वो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है। उसने आधा पैसा ही इकट्ठा वो कर पाता है। तो फिर वो जाता है और बोलता है केमिस्ट से कि मैं आधा पैसा आप अभी ले लीजिए और बाद में आधा मैं दे दूंगा। लेकिन वो मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दवाई को बनाने में लगा दिया हूँ, कि मैं कैसे आधे पैसे पे तुम्हें दे दूँ। फिर वो जो हेंज होता है वो एक कठिन परिस्थिति में आ जाता है कि वो आखिर करे क्या।
तो वो फिर चोरी कर लेता है। तो अब हमें ये प्रश्न उठता है, क्या उसने चोरी किया? मतलब वो जानता था कि वो चोरी करेगा तो उसको जेल होगा, और ये भी वो जानता था कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो फिर उसे उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तो कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों को निर्माण किया है, जिसमें उसके 2 भागों में प्रभावित किया है, जो इस प्रकार है। नैतिक दुविधा। कोलबर्ग के अनुसार दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। यही है कि नैतिक दुविधा, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हेंज अगर चोरी करेगा फिर उसे जेल होगी, और चोरी नहीं करेगा फिर उसकी पत्नी मर भी सकती है। फिर है एक नैतिक तर्कन, 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, और जैसे कि हेंज ने जो नैतिक तर्कन में यही बताया है कि हेंज ने क्या चुनना पसंद किया, यही कि वो चोरी करेगा लेकिन वो अपनी पत्नी का जान बचाएगा। तो यही है। फिर कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की विशेषता है। तो इसमें जो 6 विशेषता हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें यही बताया गया है, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था के समय संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में परिचर्चा। तो इसमें वही है कि किशोरावस्था के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं, जिसमें से है पहला शारीरिक छवि, फिर है समकक्षी संबंध कि हम कैसे अपनी उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाते हैं। फिर है अभिभावक बाल संबंध कि अभिभावक और बाल के साथ संबंध को बताया गया है। और बस यही है, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा हो जाएगा। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ, और ये हेंज वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और अगर मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा तो फिर मैं और आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा, और ये जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जो कि फ्री है, आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। थैंक यू। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please subscribe. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2, युवाओं के विकासात्मक पहलू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, युवा अवधारणा एवं पहचान, और अब हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो आपका एग्ज़ाम 26 को है, और इसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं, और एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको कम से कम 400 शब्दों में लिखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम युवाओं के विकासात्मक पहलू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसका है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं और 6 चरणों के सार्वभौमिक मानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत से ही लिया गया है, और इसी के सिद्धांत पे बेसिकली निर्भर करता है। और
कोलवर्ग का मानना था कि हमारा जो पहचान होता है वो वो समाज द्वारा निर्मित होता है, या फिर जो हमारा नैतिकता का विकास होता है वो सब समाज द्वारा निर्मित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जन्मजात ही हमारा सब कुछ ये होता है कि जन्म से ही हम सब सीख के आते हैं या फिर हमारा विकास हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। हमें ये सब समाज सिखाता है। तो कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया एवं 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग होती है। कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कोलबर्ग ने अपने इस नैतिकता को जो प्रमाणित किया है, उसमें इन्होंने कहानी, एक कथा का माध्यम लिया है, जिसके सहारे उन्होंने इस नैतिकता विकास को समझाने का प्रयास किया है। तो जान लेते हैं कि वो कौन सा उदाहरण इन्होंने लिया है। कोलबर्ग की एक कथा, जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु तथा एक लघु कथा है और वह इस प्रकार है। यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हेंज था। इसमें यही बताया है कि यूरोप की एक महिला थी जो कि बहुत बीमार थी और उसके पति का नाम हेंज था। उसकी पत्नी को रेडियम नाम का एक दवाई की ज़रूरत थी, जिसके नामौजूदगी में उसकी जान भी जा सकती थी। मतलब उसे जिंदा रहने के लिए रेडियम बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जाता है डॉक्टर के पास कि केमिस्ट के पास कि मुझे ये रेडियम दवाई चाहिए। तो लेकिन वो बहुत महंगा होता है, चूँकि वो दवाई डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि पैसे लेके आओ। फिर जो हेंज होता है वो जाता है, फिर पैसे किसी तरह इकट्ठे करते हैं। तो फिर भी वो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, उसने आधा पैसा ही इकट्ठा वो कर पाता है। तो फिर वो जाता है और बोलता है केमिस्ट से कि मैं आधा पैसा आप अभी ले लीजिए और बाद में आधा मैं दे दूंगा। लेकिन वो मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दवाई को बनाने में लगा दिया हूँ कि मैं कैसे आधे पैसे पे तुम्हें दे दूँ। फिर वो जो हेंज होता है वो एक कठिन परिस्थिति में आ जाता है कि वो आखिर करे क्या। तो वो फिर चोरी कर लेता है। तो अब हमें ये प्रश्न उठता है, क्या उसने चोरी किया? मतलब वो जानता था कि वो चोरी करेगा तो उसको जेल होगा, और ये भी वो जानता था कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो फिर उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तो कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों को निर्माण किया है, जिसमें उसके 2 भागों में प्रभावित किया है, जो इस प्रकार है। नैतिक दुविधा। कोलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। यही है कि नैतिक दुविधा, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हेंज अगर चोरी करेगा फिर उसे जेल होगी, और चोरी नहीं करेगा फिर उसकी पत्नी मर भी सकती है। फिर है एक नैतिक तर्कन, 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, और जैसे कि हेंज ने जो नैतिक तर्कन में यही बताया है कि हेंज ने क्या चुनना पसंद किया, यही कि वो चोरी करेगा लेकिन वो अपनी पत्नी का जान बचाएगा। तो यही है। फिर कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की विशेषता है। तो इसमें जो 6 विशेषता हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें यही बताया गया है, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था के समय संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में परिचर्चा। तो इसमें वही है कि किशोरावस्था के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं, जिसमें से है पहला शारीरिक छवि, फिर है समकक्षी संबंध कि हम कैसे अपनी उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाते हैं,
फिर है अभिभावक बाल संबंध, कि अभिभावक और बाल के साथ संबंध को बताया गया है। और बस यही है, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा हो जाएगा। और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ। और ये हेंज वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और अगर मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा तो फिर मैं और आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जो कि फ्री है, आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा चैनल